हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं वेक्टर्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फॉलो करने के लिए टाइप कीजिए मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करने से पहले बता दूं, इसके पहले जितने भी वीडियोस किए हैं वेक्टर्स के ऊपर, उनके जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। उनको भी बताइए कि आके वो फ्री में मैथ्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो क्वेश्चन है फाइंड ए बार इफ़ ए बार क्रॉस आई प्लस 2a माइनस 5j इक्वल्स टू 0। सो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये फाइंड करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। क्योंकि हमारे पास वेक्टर ए है नहीं, तो उसको हम कुछ कंसिडर करके चलेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट ए बार इक्वल्स टू एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, यानी कि हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, फिर ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, गिवन क्या दिया हुआ, ए क्रॉस आई कैप प्लस 2a बार माइनस 5j कैप इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, सो ये जो हमने कंसिडर किया है इसको 1 ले लेते हैं, और ये जो दिया हुआ है इसको 2 ले लेते हैं, और ये जो 1 हमने कंसिडर किया है उसको पुट कर देते हैं 2 में। ठीक है, देखते हैं क्या मिलेगा। यानी कि a के जगह पे हम लिखेंगे ये वाला। ठीक है, फाइन, देन लिख दो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो गया हमारा a। इसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए किसके साथ, आई कैप के साथ, प्लस 2 इंटू फिर से a है, सो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो गया 2a माइनस 5j। ठीक है, इक्वल्स टू 0 है, ऐसे बताया गया है। ठीक है, फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कुछ चीज़ें, ठीक है, इसके पिछले वीडियोस में। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। एक तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप का। वहाँ पर मैंने बताया था कि आई क्रॉस जे करोगे तो आपको के मिलेगा, जे क्रॉस के करोगे तो आपको आई मिलेगा, और के क्रॉस आई करोगे तो जे मिलेगा, और उल्टा जाओगे तो नेगेटिव मिलेगा। यानी कि आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे मिलेगा, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई मिलेगा, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के मिलेगा। ठीक है, ये भी मैंने बताया था। और एक और चीज़ मैंने बताया था, वो भी आपको समझना होगा कि आई क्रॉस आई विल बी 0, जे क्रॉस जे विल बी 0, के क्रॉस के विल बी 0। ठीक है, इतना ही नहीं, मैंने ये भी बताया था कि कोई भी वेक्टर खुद के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाए तो आंसर 0 आना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, मैंने बस रिवाइज करा दिया आपको। ठीक है, अब जब ये आई क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब आई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स आई के साथ, एक्स तो ऐसे रहेगा, लेकिन आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देख लो, हम जानते हैं, राइट। और यहाँ पर कांस्टेंट y है। अभी ये क्या हो रहा है, देखो, j क्रॉस आई। अब j क्रॉस आई यानी कि यहाँ से उल्टा जाना है ना, j क्रॉस आई, देख लो तो क्या आएगा, माइनस के। ठीक है, यहाँ पर माइनस के लिख देता हूँ मैं। ठीक है, प्लस z तो ऐसे रहेगा, k क्रॉस आई। अब ये k क्रॉस आई क्या होगा, j होगा, पॉजिटिव। ठीक है ना। सो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। अब ये तो 2 कांस्टेंट है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 2x आई कैप 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, और यहाँ पर माइनस 5j है, उसको ऐसे ही उतार दो। ठीक है, अब ये तो भाई 0 हो गया, इसको जाने ही दो भी। ठीक है, अब देखो क्या क्या बचा हुआ है। ठीक है, आई में सिर्फ यही बचा है। ठीक है, और कुछ बचा है कि आई में, नहीं, सिर्फ यही बचा है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, 2x आई। ठीक है, अब जे में देखो क्या क्या बचा है। जे में यहाँ पर z बचा है, जेड जे, यहाँ पर 2yj बचा है, और यहाँ पर माइनस 5j बचा है। ठीक है, इनमें से j कॉमन ले लो। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ से z, ठीक है, यहाँ से प्लस 2y, और यहाँ से माइनस 5, और ये j जो है मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब k की बारी। k देख लो कितने, यहाँ पर एक k है, ठीक है, और यहाँ पर एक k है, बस, और कोई बचा तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से k कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ये तो माइनस वाई ले लो अंदर। ठीक है ना, और यहाँ से क्या होगा, प्लस 2z
ठीक है, के हमने बाहर ले लिया, ठीक है, कुछ बचा नहीं है ना, सब कुछ हमने ले लिया है, गुड। सो नाउ यहाँ पर देखो, नीचे चलते हैं, यहाँ पर देख लो, आपको यहाँ पर i मिला हुआ है, j मिला हुआ है, k मिला हुआ है और राइट हैंड साइड 0 है, यानी कि ये जो भी कोएफिशिएंट्स है i के साथ, j के साथ, k के साथ, ये सभी 0 है, तभी जाके आपको राइट हैंड साइड 0 मिला है, ठीक है ना। यहाँ से क्या मालूम पड़ता है कि 2x का वैल्यू 0 है, ठीक है, और यहाँ से क्या मालूम पड़ता है z प्लस 2y माइनस 5 ये भी 0 है, ठीक है, और यहाँ से क्या मालूम पड़ता है माइनस y प्लस 2z ये भी 0 है, ठीक है। इस तरीके से हमको तीनों कोएफिशिएंट 0 मिल गए। चलो इसका फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ से देखो x मिल गया, x क्या मिला है, x 0 मिल गया, चलो x मिल गया, गुड जॉब। ना यहाँ पर y देखो क्या होगा, अच्छा ये तो सॉल्व नहीं होगा, z और y दो अननोन्स है, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख देता हूँ, 2y प्लस z इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसको मैं 1 ले लेता हूँ, 1 मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है किसी को, हाँ 1 और 2 लिया हुआ है, तो इसको मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है, 3 ले लेता हूँ, फाइन। और ये जो है ये भी तो y और z दोनों अननोन है, तो इसको भी मैं ऐसे रखता हूँ, इसको मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है। अब x तो मिल गया, y और z के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2y प्लस z इक्वल्स टू 5। अब ये 4 यहाँ पर लिखेंगे तो सॉल्व तो होगा नहीं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर माइनस y ऑलरेडी है, तो हम एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये हमको मिलेगा माइनस 2y, 2 सर 4z इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं 5 मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये 5 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये 3 तो पहले से था, ये 5 यहाँ पर डाल देंगे और सॉल्व करेंगे, क्या होगा माइनस 2y और ये होगा 4z इक्वल्स टू 0, ये है हमारा 5। अब ये इक्वेशन 3 और 5 को ऐड कर दो, ये देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये क्या बचा z प्लस 4z, ये होगा 5z इक्वल्स टू 5 प्लस 0 क्या होगा 5, ठीक है ना। तो अब इसमें से क्या मिलेगा, इसमें से z का वैल्यू मिला 1, चलो z भी मिल गया, ठीक है। अब इसको पुट कर दो ना किसी में से, 3 और 5 में से किसी में पुट कर दो, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ 3 में, ठीक है। सो क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, 3 में पुट करने वाला हूँ। 3 क्या है 2y प्लस z, करेक्ट, z क्या है 1 इक्वल्स टू 5, तो इसमें से 2y क्या मिलेगा, 2y मिलेगा 4, करेक्ट ना, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसमें से y क्या मिलेगा, y मिलेगा 2, करेक्ट, फाइन। सो इस तरीके से मुझे x, y और z तीनों मिल गए। हमने कंसिडर क्या किया था, a बार चाहिए था हमको, यस, यहाँ देख लो a बार चाहिए था, a बार हमने x, i, y, j और z के लिया था, अब बस x, y, z के वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, a बार मिल जाएगा और वही हमको चाहिए था। सो देयरफॉर a बार इक्वल्स टू एक्स आई, अब x तो है ही नहीं ना, 0 है, x का वैल्यू 0 है, तो एक्स आई लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो i तो आएगा ही नहीं, छोड़ दो उसे। और y j था, है ना, y क्या है 2 है, सो ये होगा 2j, करेक्ट। z के था, z है 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा z के यानी कि 1 के। सो ये है हमारा a जो हमको चाहिए था, ठीक है, इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। फाइन, देन चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। फाइन, क्वेश्चन नंबर 14 says if modulus of a dot b is equals to magnitude of a cross b and a dot b is less than 0, then find the angle between a and b। अब यहाँ पर a और b के बीच में एंगल चाहिए, ठीक है, और हमको कुछ चीज़ें दिया हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि a डॉट b जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही है कि जब भी a डॉट b लेस देन 0 होता है तो उसका मतलब होता है कि थीटा जो है वो ऑब्ट्यूस है, ठीक है, थीटा जो है वो ऑब्ट्यूस है, यानी कि थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। अगर डिग्री में लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हमको रेडियन में चाहिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। थीटा ऑब्ट्यूस से इतना मालूम पड़ गया है, ठीक है, इसको हम एक नंबर दे के रखते हैं तो हमको बाद में काम आएगा, ठीक है। अब इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये देखो a डॉट b, डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलेगा हमको, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इसको ले लो 2। नाउ व्हाट अबाउट
मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये सभी फॉर्मूला ऑलरेडी सीखा हुआ हमने, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये जो दिया है, एक काम करते हैं 3, ठीक है। अब जो दिया हुआ है कंसिडर इसको कंसिडर कर लेते हैं, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, बेसिकली मॉड्यूलस है वो, मैग्नीट्यूड नहीं है, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो वेक्टर का होता है, ए डॉट बी तो हमको स्केलर मिलेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे, हम मॉड्यूलस बोलेंगे, ठीक है। सो ए डॉट बी के अंदर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे जो भी हमको मिल रहा है यहाँ से, और इसके जगह पे ये वाला पुट कर देंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये मॉड्यूलस के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये क्या मिल रहा है देख लो, ये मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। कहाँ से मिल गया, फ्रॉम 2 and 3, ठीक है। अब ये देख लो, जब भी हम किसी क्वांटिटी को मॉड्यूलस से बाहर निकालते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर लिखा है x मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू a, ऐसे दिया हुआ है, तो जब मुझे मॉड्यूलस निकालना होता है ना, तो मैं उसको प्लस माइनस a ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ। तो अभी ये पूरा का पूरा जो चीज़ है पूरा मॉड्यूलस के अंदर है, तो अभी मुझे उसको बाहर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, प्लस माइनस कंसिडर करके उसको बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। या फिर स्क्वायरिंग करके भी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं स्क्वायरिंग करके, प्लस माइनस काम चल जाएगा। और यहाँ पर राइट साइड में है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब ये और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है ना, ठीक है। कैंसिल होने के बाद क्या बचेंगे, थोड़ा नीचे चलते हैं, कैंसिल होने के बाद बचेगा प्लस माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। दोनों तरफ कॉस थीटा डिवाइड कर दो, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, ये तो टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर टैन थीटा इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। अब इसमें से क्या मिलेगा, टैन थीटा इक्वल्स टू प्लस 1 या फिर टैन थीटा इक्वल्स टू माइनस 1, करेक्ट ना, यही मतलब हुआ ना उसका। अब इसके बारे में देखो, पहले इसका सुलझा लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। टैन थीटा इक्वल टू 1 होगा, 1 कब होगा, जब टैन 45 होगा, करेक्ट ना। अब टैन 45 होगा, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, करेक्ट है। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था यहाँ पर 1 में, कि थीटा जो है ऑब्ट्यूस है, यानी कि थीटा जो है 90 से बड़ा है, लेकिन हमको तो यहाँ क्या मिल गया, थीटा 45, यानी कि थीटा छोटा है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा। तो अभी हमको इसके साथ ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। फाइन देन, सो टैन थीटा इक्वल्स टू -1 के जगह पे मैं टैन 45 लिख सकता हूँ, ठीक है। फाइन देन, अब टैन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देख लो, यहाँ पर मैं एक फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। सारे फार्मूला मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। सो टैन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टैन थीटा, तो ये फार्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। फिलहाल देख लो, थीटा के जगह पे 45 है, सो माइनस टैन थीटा, यानी कि माइनस टैन 45 क्या होना चाहिए, टैन क्या होना चाहिए, 180 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह पे कौन है, 45 है, ठीक है। फाइन देन, ब्लू पे चले जाते हैं फिर से। फाइन, तो टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा इसको हम चेंज करेंगे, 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 135, डिग्रीज में लिखेंगे तो 135। सो इससे हमको क्या मिला, थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्रीज। वही अगर रेडियन में लिखेंगे, ये तो हमको आता ही होगा, रेडियन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3π/4 रेडियन, ठीक है। आप डिग्री में लिखो, रेडियन में लिखो, चलेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है, यही चाहिए था हमको, एंगल, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये तो एक्चुअली एक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, बस वो कह रहे हैं कि वेक्टर मेथड से प्रूव करो, ठीक है, कर देते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डायग्राम बना है, ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल,
स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल किसे कहते हैं? जब किसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे हो और उसका रेडियस 1 यूनिट हो, यूनिट यानी कि सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है, 1 यूनिट हो, ठीक है। तो ऐसा सर्कल हमने बना दिया है। ऐसा बनाने का मतलब क्या है? यहाँ पर एक बना लेता हूँ, एक रेडियस बना लेता हूँ, ठीक है। ये रेडियस है r, ठीक है। जनरली जो भी पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है उस पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। r cos थीटा, r sin थीटा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, यहाँ लिख देता हूँ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब होता है कि रेडियस जो है 1 यूनिट है। तो यहाँ पर r अगर 1 ले लिया जाए तो ये पॉइंट जो है बदल के क्या बन जाएगा? r1 कंसिडर कर लो, क्या बन जाएगा? cos थीटा sin थीटा, इस तरीके से बन जाएगा। और ये थीटा क्या है? थीटा ये वाला एंगल है, ठीक है, फाइन। तो ये बहुत ही ज़रूरी है समझना। फिर से बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लिया जाए, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, उस पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं? r cos थीटा, r sin थीटा। r जबकि रेडियस होता है और थीटा जो है उसने जो भी एंगल बनाया x के साथ, ठीक है। तो r जब 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट सर्कल लिया गया है, तो ये बन जाएगा cos थीटा sin थीटा। यानी कि जो भी पॉइंट हम सर्कल के ऊपर लेंगे वो पॉइंट कैसे होगा? cos थीटा sin थीटा, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी हम ऐसा ही कुछ 2 पॉइंट लेने वाले हैं, यानी कि 2 वेक्टर लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा वो डायग्राम बना देता हूँ क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, 2 वेक्टर बना देता हूँ, ठीक है। ये एक वेक्टर जो एंगल बना रहा है अल्फ़ा, ऐसे मान लेता हूँ, और ये है दूसरा वेक्टर जो एंगल बना रहा है बीटा, ठीक है। इस तरीके से हमने 2 वेक्टर देख लिए और उसका नाम भी दे देते हैं ना। मान लो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है। और हमको पता है कि इसका जो लेंथ है वो रेडियस है, और रेडियस क्या है? 1 है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? यूनिट सर्कल ले रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ OA बार का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और OB बार का मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा, जो कि 1 है, ठीक है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ले रहे हैं, फाइन। अब एक और चीज़ हमें ध्यान देना है कि ये जो A है उसका पॉइंट्स क्या होगा इसके हिसाब से? देखो यहाँ पर थीटा था तो ये cos थीटा और sin थीटा होगा ये पॉइंट। यहाँ पर A का पॉइंट क्या होगा? एंगल क्या है? अल्फ़ा है, तो ये होगा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, ठीक है। और B क्या होगा? माइनस बीटा, cos माइनस बीटा sin माइनस बीटा। इस चीज़ का ध्यान रहे, माइनस क्यों? ठीक है, जब क्लॉकवाइज होगा तो एंगल नेगेटिव होगा, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तब एंगल क्या होगा? तब एंगल पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो यहाँ पर बीटा क्या है? क्लॉकवाइज है, राइट, बीटा क्लॉकवाइज है, तो इसलिए एंगल क्या हुआ? नेगेटिव लिया, ठीक है। यह अल्फ़ा क्या था? ये एंटी क्लॉकवाइज था, इसलिए अल्फ़ा पॉजिटिव लिया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, यहाँ पर अल्फ़ा पॉजिटिव लिया है और यहाँ पर बीटा नेगेटिव लिया है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। फिर नाउ इसी चीज़ को देख लो थोड़ा और अगर मैं सही से लिख लूँ, ये जो B है मैं यहाँ लिख देता हूँ। A तो हमको मिल गया है, क्या है? cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, और पॉइंट B क्या होगा? cos माइनस बीटा। ना याद रहे cos माइनस थीटा क्या होता है? cos माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, और sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। ये भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये सभी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, क्या होता है? cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, और sin माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें बन गए, हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है, फाइन। चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे? OB और OA का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? OB का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय OA का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। अब थीटा क्या है?
थीटा इज एंगल बिटवीन ओ बी एंड ओ ए। ज़रा देख लो ओ बी और ओ ए के बीच में एंगल कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, करेक्ट। ये दोनों एंगल मिलाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। और साथ में एक डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन क्या आएगा, जो परपेंडिकुलर हो ओ ए और ओ बी को। अब ओ ए कहाँ पर है, ओ ए और ओ बी कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन में ना। ये पूरा जो भी आपको दिख रहा है वो एक्स वाई प्लेन है। अब एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर कौन रहता है, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर रहता है। तो यानी कि जो डायरेक्शन आएगा वो जेड वाला आएगा, और जेड का डायरेक्शन हम जानते हैं के कैप होता है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ओ बी और ओ ए को क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमको फॉर्मूला के हिसाब से ओ बी का मैग्नीट्यूड, ओ ए का मैग्नीट्यूड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल अल्फ़ा और बीटा दोनों को ऐड करना पड़ा। और जो डायरेक्शन आता है वो इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि ओ ए और ओ बी जहाँ पर भी है उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ये ओ ए और ओ बी कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन में है, तो उसके परपेंडिकुलर कौन रहेगा, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं के कैप मैंने लिख दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देख लो क्या होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओ बी का मैग्नीट्यूड 1 है ना, यहाँ पर ऑलरेडी हमने 1 में लेकर रखा हुआ है। और ओ ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, ठीक है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के कैप, ये कहाँ से मिला, फ्रॉम 1, ठीक है। 1 से हमको इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 मिला। सो देयरफॉर ओ बी क्रॉस ओ ए इज इक्वल टू क्या मिल गया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के कैप, ठीक है। इसको ले लो 2। ये जो ओ ए है ये वेक्टर को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, करेक्ट। कैसे लिख सकते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कॉस अल्फ़ा है, सो कॉस अल्फ़ा आई कैप, और यहाँ पर देख सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट साइन अल्फ़ा है, सो साइन अल्फ़ा जे कैप। इस तरीके से लिख सकते हैं, सही बात है। वैसे ही ओ बी बार कैसे लिख सकते हैं, बी का कोऑर्डिनेट्स देखो, एक्स कोऑर्डिनेट है कॉस बीटा, सो ये होगा कॉस बीटा आई कैप, प्लस यहाँ पर देखो वाई कोऑर्डिनेट है माइनस साइन बीटा, सो माइनस साइन बीटा जे कैप। इस तरीके से होगा। थोड़ा नीचे चलते हैं, इससे हमको ओ बी देखो फाइनली क्या मिलेगा, ये यहाँ पर मिलेगा कॉस बीटा आई कैप माइनस साइन बीटा जे कैप, इस तरीके से मिला है ना। अब हम क्या करेंगे, ओ बी क्रॉस ओ ए निकालेंगे, ओ बी क्रॉस ओ ए, ठीक है। यानी कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट, ओ ए का और ओ बी का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे निकालते हैं, हमको तो पता ही है, आई जे के, ठीक है। पहला ओ बी है तो ओ बी का एक्स कोऑर्डिनेट है कॉस बीटा आई के साथ, ये आई है, ठीक है, कॉस बीटा, और माइनस साइन बीटा जे के साथ, तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस साइन बीटा, और के तो है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा, सही बात है। अब ओ ए का कोऑर्डिनेट्स देख लो, कॉस अल्फ़ा है आई के साथ तो यहाँ पर आएगा कॉस अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा है जे के साथ तो ये होगा साइन अल्फ़ा, यहाँ पर भी के नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सॉल्व कर देंगे, ये तो हमको आता ही है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा और 0, ये 0 हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा और 0, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस जे ले लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, कॉस बीटा और 0, ये 0 हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा और 0, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब के की बारी है, ठीक है। कॉस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, सो इस तरीके से आया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सही से लिख लेंगे तो इसका वैल्यू एक्चुअली क्या आ गया, ओ बी बार क्रॉस ओ ए बार, क्या मिला है देख लो। ये तो 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं, ये भी 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर जो मिला है वो लिखेंगे, क्या होगा, ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के कैप, इसको ले लेंगे 3। नाउ फ्रॉम 2 एंड 3, ये देखो 2 इधर है और 3 इधर है, उन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखो, ओ बी क्रॉस ओ ए, ओ बी क्रॉस ओ ए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 उनका राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के कैप इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस
कॉज अल्फा साइन बीटा के कैप। अब दोनों ही के कैप है, दोनों के कैप हटा दो दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। यही चाहिए था ना? यस, यही प्रूव करना था। देख लो एक बार, यही प्रूव करना था। बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, है ना? फाइन, देन यहीं पर इसका सॉल्यूशन खत्म हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। आपको दो जोड़ी दिया है डायरेक्शन रेशियोज का। अच्छा, बेसिकली इसमें दो क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ पहला वाला लिखा है, ये सॉल्व होने के बाद दूसरा वाला लिखेंगे। फाइन, क्वेश्चन क्या पूछा है, डायरेक्शन रेशियोज मांगा है किसका, एक ऐसे वेक्टर का जो परपेंडिकुलर है किसको, इन दोनों को, यानी कि ये जिसका भी डायरेक्शन रेशियो है और ये जिसका भी डायरेक्शन रेशियो है, इन दोनों को जो परपेंडिकुलर है तीसरा वेक्टर, उसका डायरेक्शन रेशियो पूछा है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जिसका भी डायरेक्शन रेशियो है उसका एक वेक्टर ले लेंगे ए बार, ठीक है, और इसको बी बार, और इनको जो परपेंडिकुलर है तीसरा वेक्टर वो फाइंड करेंगे और उसमें से डायरेक्शन रेशियो भी निकाल लेंगे। ठीक है ना? फाइन, देन तो पहले हमको बताना पड़ेगा, लेट -2 1 -1 एंड -3 -4 1 be the direction ratios of the vectors a bar and b bar respectively। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि ये जो डायरेक्शन रेशियोस है वो ए का है और ये डायरेक्शन रेशियोस बी का है। अब हमें तीसरा वेक्टर चाहिए जो ए और बी को परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, लेट सी बार बी परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। करेक्ट? जब सी बार ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर है तो हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर सी बार इक्वल्स टू ए बार क्रॉस बी बार। ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर मिलता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, किसे, उन दोनों को जिन दोनों को हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया। ठीक है, तो सी जो है ए और बी को परपेंडिकुलर है। तो अभी हमारा इनडायरेक्टली क्या करना है, सी का डायरेक्शन रेशियोस जो भी होगा वो हमको फाइंड करना है और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर ए क्या पता लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं। फाइन, एक्चुअली क्या है, जो डायरेक्शन रेशियोस है उसमें से हम वेक्टर भी बना सकते हैं। तो ए बार क्या हो जाएगा, -2i 1 का साथ j -1 के साथ k। ठीक है, और ये बी बार क्या होगा, -3i -4j प्लस के। याद रखें, हम डायरेक्शन रेशियो के साथ वेक्टर भी बना सकते हैं। तो हमारा सी बार क्या होगा, वो होगा ए क्रॉस बी। हम तो यहाँ पर देख लिया ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो जानते ही हैं i j और k लिख देते हैं। क्या है इसका i, -2, राइट, पहला a का लिखना पड़ेगा, -2 1 -1, फिर b का क्या है, -3 -4 और 1। तो इसे सॉल्व करेंगे, i कैप ये शुरू कर दो 1 1, ये 1 हो जाएगा, -4 -1 मल्टीप्लाई करो +4 आ जाएगा। ठीक है, -j -2 1, ये -2 होगा, मल्टीप्लाई होंगे तो -3 और -1 ये +3 हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया हमने, प्लस के -2 -4 ये 8 हो जाएगा, -3 और 1 -3 होगा, ये माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा। सो टोटल कितना मिलेगा, 1 -4 ये होगा -3i, और ये -2 -3 -5 हो जाएगा, -5 और -j ये हो जाएगा +5j, 8 + 3 ये हो जाएगा 11k। सो देयरफॉर नीचे चलते हैं, सो देयरफॉर सी बार इक्वल्स टू -3i + 5j + 11k। इस तरीके से हमको ये तीसरा वेक्टर मिला है जो ए और बी को परपेंडिकुलर है, यानी कि इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे
वही हमारा आंसर होंगे। तो इसका डायरेक्शन रेशियो यही होगा -3, 5 और 11। सो देयरफॉर -3, 5 and 11 are the required direction ratios। बस यही लिखना था, ठीक है, दैट्स इट। फाइन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते, 16 का। यहाँ पर भी बिल्कुल वही करना है, ठीक है। इसको हम ए बार ले लेते हैं, इसको बी बार लेते हैं। मैं स्टेटमेंट्स दोबारा नहीं लिखूंगा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट्स लिखा, हमको पता है, राइट। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। लेट ए बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल वैसे लिखना है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। 1i 3j 2k और बी बार क्या होगा, -i + j + 2k, ठीक है। और आपको सी बार लेना है, लेट सी बार परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। सो देयरफॉर सी बार इक्वल्स टू क्या होगा, ए बार क्रॉस बी बार। नाउ ए बार क्रॉस बी बार निकाल लो, i j k। i क्या है, a का i है 1, j है 3 और k है 2। और b का i है -1, j है 1 और k है 2। सॉल्व कर देंगे, i कैप से शुरू करना है, 3 2 6, -1 2 2 और माइनस j होगा 1 2 2 -1 इंटू 2, ये -2 होगा और ये माइनस पहले से तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, +2 और प्लस k, ये क्या होगा, 1 1 1 -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 -3 और ये पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। सो फाइनली ये क्या होगा, 6 - 2 ये होगा 4i, 2 + 2 4 ये होगा -4j और 1 + 3 4 ये होगा +4k। सो ये मिला है हमको सी बार। सो फाइनली आंसर क्या लिखना है, देयरफॉर इसका 4 ये -4 और 4 यही होगा हमारा आंसर, राइट। डायरेक्शन रेशियोज 1 4 -4 और 4 आर द रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियोज, आर द रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियोज। दैट्स इट, फाइन। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 16, यहीं पर खत्म हो, चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। फाइन, क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द टू वेक्टर्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय रिलेशन AL + BM + CN = 0 एंड FMN + GNL + HLM = 0, ये भी 0 दिया हुआ है। परपेंडिकुलर इफ F/A + G/B + H/C = 0। नाउ क्वेश्चन ये है कि हमको दो वेक्टर जिनके डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे और ऐसे रिलेशन में है ये बताया गया है, और हमको ये प्रूव करना है कि ये वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। कौन दोनों, वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे अगर ऐसा हुआ तो, ये हमको प्रूव करना है। यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, परपेंडिकुलर है ये मान के चल सकते हैं और उसमें से ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये जो दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ लिख देते हैं, AL + BM + CN = 0, ठीक है, ये गिवन है। और क्या गिवन है, FMN + GNL + HLM = 0, ये भी गिवन है, ठीक है। हम ध्यान से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है, ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से L या फिर M या फिर N, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ L का वैल्यू निकालूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AL = -BM - CN, सही बात है। और A से डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, -BM करेक्ट बाय A -CN/A, इस तरीके से हो जाएगा, सही बात है। अब इसे मैं क्या करूँगा, एक काम करते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो इसको मैं पुट कर दूंगा, इसको 1 ले लेते हैं, उसको 2, इसको पुट कर देते हैं 2 में, ठीक है। 2 में पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, देख लो, जहाँ जहाँ पर L है इसके अंदर वहाँ ये आपको लिखना होगा, ठीक है। फाइन, तो ये क्या हो जाएगा ज़रा देख लेते हैं।
एफ एम एन, इसके अंदर तो एल है नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं जी एन, एल के जगह पे ये आपको पुट करना होगा, ठीक है। यानी कि जी एन जो है पूरे एल के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जी एन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और जी एन जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सही बात है। और वैसे यहाँ पर एच एम है जो एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पर भी ये भी आ जाएगा और ये भी, ठीक है। सो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नीचे जाते, फाइन। देख लेते हैं क्या हो रहा है। सभी का डिनोमिनेटर हम ए ले लेंगे तो क्या होएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एफ ए एम एन, क्या किया मैंने, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी बी एम एन, करेक्ट। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस जी सी एन स्क्वायर, सही है। और यहाँ पर एच बी एम स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस एच सी एम एन, ठीक है। और डिनोमिनेटर में सबके ए ले लेंगे, इक्वल्स टू 0। फाइन, देन ए से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये ए तो वैसे निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो एम एन वाले देखो कौन कौन से, यहाँ पर एम एन है, यहाँ पर एम एन है, और कौन से, यहाँ पर एम एन है, ठीक है। और ये एन स्क्वायर है और ये एम स्क्वायर है, तो पहले एम स्क्वायर वाला लिख देते हैं, ठीक है। क्या होगा, माइनस एच बी एम स्क्वायर। फिर एम एन वाले लिखते हैं, एम एन वाले क्या क्या है, यहाँ पर एफ ए, मैं एम एन कॉमन लेने वाला हूँ, एफ ए माइनस जी बी, करेक्ट। और यहाँ पर माइनस एच सी, एम एन कॉमन आ गया। और एन स्क्वायर वाला माइनस जी सी एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सही बात है। अब हम एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन को हम दोनों तरफ एन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड बाय एन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मिलेगा माइनस एच बी एम बाय एन होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखो एफ ए माइनस जी बी माइनस एच सी, यहाँ पर एन स्क्वायर से डिवाइड होगा तो एक एन कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा एम बाई एन, और यहाँ से एन स्क्वायर कैंसिल होके हमें मिलेगा जी सी। क्या किया मैंने, एन स्क्वायर से डिवाइड किया, देखो सही से ध्यान से देखो, एन स्क्वायर से डिवाइड किया यहाँ पर तो एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एन स्क्वायर से डिवाइड किया, एक एन कैंसिल होके एम बाई एन बचेगा, यहाँ पर पूरा का पूरा एन स्क्वायर निकल गया, ठीक है। फाइन, देन अब ये जो m बाई एन है, ठीक है, लेट k इक्वल्स टू m बाई एन, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो देखो क्या होगा, एक मिनट थोड़ा नीचे चलते, फाइन। तो इससे हमको ये इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो ये होगा माइनस एच बी के स्क्वायर एफ ए माइनस जी बी माइनस एच सी के माइनस जी सी। सो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से वेरिएबल में, के वेरिएबल में, राइट। देखो के स्क्वायर्ड है, के है और कांस्टेंट है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, कुछ रिजल्ट्स हम जानते हैं। अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है तो हम क्या रिजल्ट जानते हैं, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 आंसर्स मिलते हैं जिसको हम x1 x2 मान सकते हैं, ठीक है ना। और हम ये भी जानते हैं, उनको रूट्स बोलते हैं ना, ठीक है। एडिशन ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सी बाई ए, ये सब हम जानते हैं, है ना। सो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या रूट्स होंगे, हमारे रूट्स होंगे k1 एंड k2, राइट। यहाँ पर लिख देते हैं, लेट k1 एंड k2 बी द रूट्स यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स। तो k1 मल्टीप्लाइड बाय k2 क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल c बाय a, और हमारा c क्या है, हमारा c है माइनस जी बाई सी, माइनस जी सी, सॉरी ये हमारा c है, करेक्ट। c के जगह पे यानी कि कांस्टेंट टर्म माइनस जी सी,
और ए क्या होगा, जो स्क्वायर टर्म के साथ है, यानी कि जो इसके साथ है, क्या है, माइनस एच बी। ठीक है, सो हम देख सकते हैं यहाँ से K1 K2 क्या मिला, यहाँ से मिला जी सी बाय एच बी। ठीक है, नेगेटिव टर्म हमने यहाँ से निकाल दिया। फाइन, तो ये K1 K2 एग्जैक्टली क्या है, K हमने किसको लिया था, K हमने लिया था m बाय n को, करेक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं। सो देयरफॉर लेट K1 को हम m1 बाय n1 ले लेते हैं। ठीक है, एंड K2 को क्या लेते हैं, m2 बाय n2। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, देखो ये K1 के जगह पे हम लिखेंगे m1 बाय n1 और K2 के जगह पे लिखेंगे m2 बाय n2। हमें क्या मिल जाएगा, GC बाय HB। सही बात है। अब इसको हम अगर ऐसे लिखें m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, ये GC को यहाँ डिवाइड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और n1 n2 को वहाँ ले चले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरीके से एक रिलेशन मिलेगा। किस में रिलेशन मिला, m और n में। ठीक है, इसको हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही L का रिलेशन निकालेंगे, चाहे वो m में हो चाहे n में हो, किसी में भी चलेगा। तो यहाँ देख लो एक बार, हमने L को यहाँ से L को पुट कर दिया, इसलिए m और n में रिलेशन मिला। अब हम किसी और को पुट करेंगे। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास 1 में क्या है, वी हैव, यहाँ लिख देते हैं, वी हैव, व्हाट डू वी हैव, हमारे पास एक रिलेशन है, दैट इज AL, करेक्ट, AL प्लस BM प्लस CN इक्वल्स टू 0। ठीक है, कहाँ से, 1 से, फ्रॉम 1। सो अभी यहाँ पर किसी और को ले लेंगे, M को ले लेंगे। ठीक है, सो लेट BM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस CN माइनस AL, करेक्ट, और इसमें से हमको M क्या मिलेगा, माइनस CN अपॉन B माइनस AL अपॉन B, और वही सारा प्रोसेस दोबारा इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, दोबारा बता दो, BM है माइनस CN माइनस AL, और मैंने B से डिवाइड कर दिया, माइनस CN बाई B माइनस AL बाई B। ठीक है, अब इसको पुट कर देंगे 2 में। ठीक है, और 2 हम जानते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में है ना हमारे पास 2, क्या है, देखो ये रहा, ये हमारा 2 है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर m है वहाँ वहाँ हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। सो देयरफॉर देख लो क्या क्या कहाँ कहाँ पर आ जाएगा। हमको दिया गया है FMN, यानी कि FN जो है m के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, हमें मिलेगा माइनस CN बाई B FN माइनस AL बाई B, है ना, जहाँ जहाँ m है वहाँ आ गया, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने माइनस बाहर लिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या है, प्लस GNL। ठीक है, और यहाँ पर HLM क्या है, माइनस CN बाई B। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस AL बाई B इक्वल्स टू 0। सो इस तरीके से हमने अप्लाई कर दिया। देखो FN M के जगह पे माइनस CN बाई B, और यहाँ पर भी माइनस AL बाई B अप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा माइनस FCN स्क्वायर, और यहाँ पर मिलेगा माइनस FANL, करेक्ट, और यहाँ पर प्लस GBNL, और यहाँ पर क्योंकि B से मल्टीप्लाई किया ना, जहाँ जहाँ नीचे B है वो कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ ऊपर है वो वहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस HCNL, और यहाँ पर माइनस HAL स्क्वायर डिवाइडेड बाय B, मैंने B LCM ले लिया है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। फाइन, तो अभी क्या होगा, B क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो क्या क्या बचा है, NL वाले कौन कौन से, यहाँ पर एक है, यहाँ पर है, और यहाँ पर NL वाले, राइट, और ये n स्क्वायर और ये l स्क्वायर। ठीक है, तो पहले l स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस HAL स्क्वायर, करेक्ट, NL वाले लिख देते हैं
NL में कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से माइनस FA, यहाँ से प्लस GB और यहाँ से माइनस HC, ठीक है। यहाँ पर NL आ जाएगा कॉमन और यहाँ पर n स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब माइनस FC n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब ये पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे n स्क्वायर के साथ, ठीक है। डिवाइड बाय n स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमको क्या मिलेगा देखो, माइनस HA L बाय n द होल स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर बाय n स्क्वायर होगा, और यहाँ पर माइनस FA प्लस GB माइनस HC मल्टीप्लाइड बाय L बाय n, क्योंकि एक n कैंसिल हो जाएगा n के साथ, और यहाँ पर n स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब दोबारा यहाँ पर L बाय n को पुट L बाय n इक्वल्स टू K, तो पुट करेंगे तो क्या होगा देखो, इस बार इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, HA स्क्वायर माइनस FA GB माइनस HCK माइनस FC इक्वल्स टू 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन K, और जब क्वाड्रेटिक होता है तो हमको रूल्स पता है, राइट। यहाँ लिख देता हूँ, जब क्वाड्रेटिक होता है कुछ इस तरीके से, तो हम क्या कर सकते हैं, x1 और x2 को एज अ रूट कंसिडर कर सकते हैं, और हमको पता है कि x1 x2 क्या होता है, c बाय a होता है, और x1 प्लस x2 क्या होता है, माइनस b बाय a होता है। सो बिल्कुल उसी तरह हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो K में है, ठीक है। नीचे चलते, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन K में है, तो K1 और K2 को रूट्स मान लेते हैं। लेट K1 K2 बी द रूट्स, तो इससे हमको K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 क्या मिलेगा, C बाय A, और C के जगह पे कौन है, कांस्टेंट, यानी कि माइनस FC अपॉन A कौन है, जो स्क्वायर टर्म के साथ, दैट इज माइनस HA। सो फाइनली हमको K1 K2 क्या मिलेगा, K1 K2 मिलेगा FC अपॉन HA, ठीक है। अच्छा, हमने K किसको लिया था, यहाँ पर देखो L बाय N को लिया था, तो उसी के हिसाब से हम K1 को L1 बाय N1 ले लेंगे एंड K2 को L2 बाय N2 ले लेंगे। तो उससे हमको क्या मिलेगा देखो, इसमें पुट कर दो इसके जगह पे, सो L1 बाय N1 मल्टीप्लाइड बाय L2 बाय N2, यहाँ से देखो क्या मिला, FC अपॉन HA, करेक्ट, FC अपॉन HA। नाउ इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ, L1 L2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये FC इक्वल्स टू N1 N2, ये N2 है, N2 डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, HA, ठीक है। इसको ले लेते हैं 4, ठीक है। नाउ ये 4 हो गया, और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक 3 था, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर। सो ये हमारा रिलेशन दिया था हमको M और N के बीच में, वैसे यहाँ पर हमको रिलेशन मिला है L और N के बीच में, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं, फ्रॉम 3 से हमारे पास क्या है देखो, M1 M2 अपॉन GC, M1 M2 अपॉन GC, N1 N2 अपॉन HB, N1 N2 upon HB, ठीक है। So from 3 we have this, and from 4 we have L1 L2 upon FC equals to N1 N2 upon HA, ठीक है। So what we'll do is just to take care of the denominator, उनका डिनोमिनेटर ज़रा सेम करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर और यहाँ पर A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी देखो ये N1 N2 बाय HAB हो गया, यहाँ पर भी N1 N2 बाय HAB हो गया, है ना। सो फ्रॉम व्हाट डू से, इसको स्टार ले लेते हैं और इसको डबल स्टार ले लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, ठीक है। इन दोनों में से क्या मालूम पड़ गया देखो,
L1 L2 अपॉन ये क्या हो गया देखो BCF, ठीक है, इज इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन ये क्या हो गया देखो ACG इक्वल्स टू N1 इंटू N2, ये क्या हो गया देखो AB। ना यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों इक्वल हो गए ना, ये तीनों इक्वल कैसे हुए, यहाँ पर देखो N1 N2 अपॉन HB है, N1 N2 अपॉन HB है, ठीक है ना। अब जब ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे, उससे हमको क्या मिल गया, ये तीनों इक्वल मिल गए, ठीक है। अब जब ये तीनों इक्वल है मतलब किसी एक वैल्यू से इक्वल है, राइट, वो वैल्यू हम लैम्डा ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये तीनों भी लैम्डा से इक्वल है, तो इससे क्या मालूम पड़ा, ये भी लैम्डा से इक्वल है, ये भी लैम्डा से इक्वल है और ये भी लैम्डा से इक्वल है। सो देयरफॉर L1 L2 अपॉन BCF इक्वल्स टू लैम्डा, और यहाँ पर M1 M2 अपॉन ACG इक्वल्स टू लैम्डा, और यहाँ पर N1 N2 अपॉन ABH इक्वल्स टू लैम्डा। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ से देखो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा L1 L2 इक्वल्स टू लैम्डा BCF, करेक्ट। यहाँ से देखो क्या मिलेगा M1 M2 लैम्डा ACG, करेक्ट। और यहाँ से क्या मिलेगा N1 N2 लैम्डा ABH, ठीक है। अब हमारे पास L1 L2 M1 N2 और N1 N2 तीनों क्वांटिटी आ गए हैं। याद है मैंने बोला था कि कंसिडर कर लो, क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन में मैंने बोला था कि भाई कंसिडर कर लो कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक, कंसिडर कर लो कि वो परपेंडिकुलर है और हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कंसिडर करेंगे कि वो परपेंडिकुलर है। अब कंसिडर करने के वजह से एक फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, अगर दो वेक्टर, मान लो वेक्टर A और वेक्टर B, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, और मान लो A के डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 और N1 है और B के डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 और N2 है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, ऐसा हो जाता है, ठीक है। यह रूल है डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, ठीक है। फिर बता दूं, अगर दो वेक्टर्स है वो दोनों परपेंडिकुलर है और अगर हमको उनके डायरेक्शन कोसाइंस मालूम है तो ये रिलेशन लागू होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ब्लू पेन ले लेता हूँ, ठीक है। लेट द टू वेक्टर्स, two perpendicular vectors have direction cosines as L1 M1 N1 and L2 M2 N2। क्या हमने मान लिया कि L1 M1 और N1 L2 M2 N2 ये दोनों डायरेक्शन कोसाइंस है दो वेक्टर्स के जिनको हमने परपेंडिकुलर मान लिया है, ठीक है। सो देयरफॉर वी हैव, क्या रूल है हमारे पास, ये रूल है, राइट, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये देखो वैल्यूज़ है L1 L2 M1 M2 और N1 N2, अप्लाई कर दो। सो देयरफॉर ये क्या होगा, लैम्डा BCF प्लस लैम्डा ACG प्लस लैम्डा ABH इक्वल्स टू 0, करेक्ट है। दोनों तरफ लैम्डा डिवाइड कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा BCF ACG ABH इक्वल टू 0। क्या किया, दोनों तरफ लैम्डा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। लिखने की ज़रूरत है ना, ठीक है, लिख देते हैं, डिवाइडिंग बाय लैम्डा ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। थोड़ा नीचे चलते हैं, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड बाय ABC ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ABC से डिवाइड कर दो। देखो क्या होगा, ये BCF है, इसके नीचे ABC आ जाएगा, प्लस ये ACG है, इसके नीचे भी ABC आ जाएगा, प्लस ABH है, इसके नीचे भी ABC आ जाएगा, और ये इक्वल टू 0 बाय ABC। राइट हैंड साइड तो 0 ही रहेगा, ठीक है। नीचे चलते हैं, ये देख लो,
BC और ये BC कैंसिल, ये AC और AC कैंसिल, AB और ये AB कैंसिल। क्या बचा? F/A G/B प्लस H/C। राइट हैंड साइड तो ज़ीरो ही है ना, और यही हमको चाहिए था। ठीक है, देख लो एक बार, कहाँ गया? हाँ, F/A प्लस G/B प्लस H/C इक्वल टू 0। तो हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमको, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, फाइन। देन ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इफ A 1 2 3 and B 4 5 6 आर 2 points, then find the foot of the perpendicular from point B to the line joining origin and point A। आपके हेल्प के लिए मैंने डायग्राम बना दिया है। ठीक है, कहते हैं कि पॉइंट B है, उसका कोऑर्डिनेट 4 5 6 दिया है, और वो परपेंडिकुलर है OA को, ओरिजिन से लेके A तक का जो लाइन ज्वाइन किया है आपने, ठीक है, उसको परपेंडिकुलर है। और आपको चाहिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो C है ना, ये है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर का एंड पॉइंट, या फिर जहाँ पर परपेंडिकुलर हो रहा है, कौन सा पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो रहा है वो पॉइंट। तो अभी हमको C का XYZ यानी कि C के कोऑर्डिनेट्स के पता करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसका मान लो कि ये जो C है वो OA को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो M/N इंटरनली। ठीक है, पहले तो ये सब चीज़ें लिखना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन, लेट BC परपेंडिकुलर टू OA। ठीक है, and let C divide OA internally in the ratio M/N। ठीक है, सो C क्या हो जाएगा? C जिसको मैंने XYZ माना था, दिस इज इक्वल्स टू, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला से अप्लाई कर लो। M क्या होगा? M x2 है 1 प्लस N x1 है 0 अपॉन M प्लस N, कॉमा y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? M y2 क्या है? 2 है, प्लस N y1 क्या है? y1 देखो 0 है, अपॉन M प्लस N। वैसे यहाँ पर z कोऑर्डिनेट M z2 क्या है? 3 है, प्लस N z1 क्या है? 0 है ना, यहाँ पर देख लो, अपॉन M प्लस N। सो इस तरीके से मिल जाएगा C। सो देयरफॉर C क्या होगा? देखो फाइनली M इंटू 1 M हो जाएगा, N इंटू 0 हो जाएगा। सो ये होगा M अपॉन M प्लस N। और ये देखो क्या हो गया? ये भी 0 हो गया, N इंटू 0, ये बचा 2M अपॉन M प्लस N। और यहाँ पर देखो 3M बचा है अपॉन M प्लस N, है ना। तो ये हमारा C हो गया। अब ध्यान दो, तो ये जो BC है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? वी हैव B इक्वल्स टू, क्या है B? 4 5 6 एंड C यहाँ से मिल गया ना, अभी मिला है, M अपॉन M प्लस N, 2M अपॉन M प्लस N, 3M अपॉन M प्लस N। सो B और C दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब जब दो कोऑर्डिनेट्स पता होता है ना, उनका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC, इनका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट माइनस करो, इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस करो, इसका z कोऑर्डिनेट, इसका z कोऑर्डिनेट माइनस करो, आपको मिल जाएगा डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, फाइन। तो ये होगा M अपॉन M प्लस N माइनस 4, कॉमा 2M अपॉन M प्लस N माइनस 5, कॉमा 3M अपॉन M प्लस N माइनस 6। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? सॉल्व कर लो, M माइनस 4M माइनस 4N अपॉन M प्लस N, और ये क्या होगा? 2M माइनस 5M माइनस 5N अपॉन M प्लस N। ये क्या होगा? 3M माइनस 6M माइनस 6N अपॉन M प्लस N। ठीक है, इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? M माइनस 4M कितना होगा? माइनस 3M, और ये है माइनस 4N अपॉन M प्लस N।
और ये क्या होगा 2m माइनस 5m, ये होगा माइनस 3m, और ये माइनस 5n अपॉन m प्लस n, और ये क्या होगा 3m माइनस 6m, ये होगा माइनस 3m माइनस 6n अपॉन m प्लस n। सो इस तरीके से हमको डायरेक्शन रेशियोस ऑफ BC मिला है। अब बिल्कुल उसी तरह OA का भी डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। OA का क्या मिलेगा, पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं। O क्या है हमको पता है, ओरिजिन है, राइट। एंड A क्या है, A हमको दिया है 1 2 3। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोस ऑफ OA क्या होगा, बस दोनों को माइनस करना है बिल्कुल। इसका 1 माइनस 0 ये 1 हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 3 माइनस 0 3 हो जाएगा। तो OA का डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 मिला है, और BC का डायरेक्शन रेशियोस ये ऊपर यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अगर दो लाइन है, ठीक है, लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, ऐसे दो लाइन है, इसका डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1, और इसका डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 और C2। तो रूल क्या कहता है, A1 A2 प्लस B1 P2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0, कभी जब ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर भी हमको पता है ना, वी हैव BC परपेंडिकुलर टू OA, ठीक है। सो BC का डायरेक्शन रेशियो और OA का डायरेक्शन रेशियो इस तरीके के रिलेशन में आ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। फाइन, देयरफॉर इसका पहला डायरेक्शन रेशियो और इसका पहला डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू सेम आ जाएगा ना, माइनस 3m माइनस 4n अपॉन m प्लस n, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, करेक्ट। तो ये क्या आएगा माइनस 6m, 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कर दिया, फाइन। प्लस अब 3 से 2 से कर दिया, 3 से इसे मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा 3 3 सर 9m माइनस 3 6 सर 18n अपॉन m प्लस n, क्या आएगा, कहाँ 0 आएगा, राइट। अब m प्लस n तीनों के पास है डिनोमिनेटर में, एलसीएम ले लो। ऊपर देखो क्या आएगा, माइनस 3m माइनस 4n माइनस 6m माइनस 10n माइनस 9m माइनस 18n इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, m वाले देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, टोटल कितना हो गया माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 और माइनस 9 माइनस 18 m कर दो। n यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। सो क्या होगा माइनस 4 माइनस 10 माइनस 14 माइनस 18 माइनस 32 n इक्वल्स टू 0। नाउ इसमें से क्या मिलेगा, ये देख लो, ये होगा 18m इक्वल्स टू माइनस 32n, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, m इक्वल्स टू माइनस 32 बाई 18n। अब ये सॉल्व होगा ना किसी से, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा 2 16 सर 32, 2 9 सर 18, ठीक है। हमको ये रिलेशन मिला है m और n के बीच में। अब अभी तक क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ सॉल्व करना, हमको c का कोऑर्डिनेट्स चाहिए, राइट। c का कोऑर्डिनेट्स ये रहा, ये देखो c का कोऑर्डिनेट्स अभी भी पूरी तरह मिला नहीं है, लेकिन हाँ वो m और n के फॉर्म में है। सो यहाँ पर जो भी है उसके जगह पे, यानी कि m के जगह पे हम माइनस 16/n लिख सकते हैं। सो देयरफॉर इसको पुट कर देते, पुट इन c। सो c क्या था, दोबारा लिख देता हूँ, m अपॉन m प्लस n, 2m अपॉन m प्लस n एंड 3m अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये ना एक बार चेक कर लो। सो ये m का वैल्यू हम जब इस पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो m के जगह पे माइनस 16/9n और डिनोमिनेटर में भी माइनस 16/9n प्लस n, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 16/9n अपॉन माइनस 16n/9 प्लस n, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 16/9n
अपॉन -16/9n प्लस n। इस तरीके से पॉइंट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। ये होगा -16n अपॉन -7n। ठीक है, सॉल्व कर दो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो ये होगा -32n और ये होगा -7n और ये होगा -48n अपॉन -7n। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, सभी जगह से नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और n भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सभी जगह से निकाल दो n और नेगेटिव साइन। ये क्या होगा 16/7, ये होगा 32/7 और ये होगा 48/7। सो इस तरीके से ये जो मिला है ये है C का कोऑर्डिनेट। देयरफॉर foot of the perpendicular is 16/7, 32/7, 48/7। दैट्स इट। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, टेक्स्ट बुक में जो है आपको ये आंसर नहीं दिखेगा, टेक्स्ट बुक में कुछ और ही आंसर दिया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हमने जो क्वेश्चन लिया है उसके हिसाब से जो सॉल्व किया है हमारा आंसर सही है। ठीक है, आप इग्नोर कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के आंसर को। ठीक है, अगर फ्यूचर में कुछ करेक्शन होगा तो उनको आंसर्स में करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।